हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, हमारा सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये उसका सीरीज है, उसका सीरीज चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों 19 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये जो शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन से शुरू करना हमको। और चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ये रहा हमारा 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दोस्तों। एप्पल के बाद, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2017 सितंबर के 2018 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, ये है दोस्तों, एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर के बाजार का पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एप्पल जो है ये तो पहले ही पूरा कर चुका है 900 बिलियन डॉलर का। उसके बाद दूसरी कंपनी कौन बनी है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन गूगल, वॉलमार्ट, अमेज़न और फेसबुक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, ये है अमेज़न। अमेज़न की कंपनी है। अमेज़न के जो सीईओ और मालिक हैं दोस्तों, वो हैं जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस हैं दोस्तों, अमेज़न के सीईओ और इसके मालिक, संस्थापक। और ये ही दोस्तों जो अमेज़न कंपनी है, ये 900 बिलियन डॉलर का 900 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी बनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। गूगल है दोस्तों, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो अपने भारत के ही हैं, सुंदर पिचाई। ठीक है दोस्तों, और इनको अभी इनकी गूगल की एक पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। इनको सुंदर पिचाई को इसका सीईओ बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया इनका, तो इससे इनका पेमेंट भी बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सुंदर पिचाई की बल्ले बल्ले इस समय है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है वॉलमार्ट। ठीक है दोस्तों, वॉलमार्ट के जो सीईओ और संस्थापक हैं ये कौन है दोस्तों, तो ये हैं डॉग मिलन। ठीक है दोस्तों, मिलन, ये है दोस्तों वॉलमार्ट के संस्थापक। और दोस्तों फेसबुक के संस्थापक आपको पता ही है कौन है। ठीक है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों फेसबुक के संस्थापक और सीईओ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था 2018 के लिए पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार किसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऑप्शन है आपका मार्क टैली, अरुण शौरी, बरखा दत्त और चौथा ऑप्शन है एन राम। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है एन राम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये रेड इंक पुरस्कार कौन देता है, तो ये दोस्तों हर साल मुंबई प्रेस क्लब हर साल पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है दोस्तों। ठीक है, और जिसको रीडिंग अवार्ड भी बोलते हैं। और ये दोस्तों जो 2018 में उस टाइम दिया गया था दोस्तों, 2018 में ये दिया गया था मार्क टैली को। ये मार्क टैली दोस्तों ये ब्रिटिश पत्रकार हैं। ठीक है, ब्रिटिश मूल के पत्रकार हैं। ठीक है, और ये बीबीसी हिंदी के ये पूर्व संवाददाता थे। ठीक है दोस्तों, पूर्व एंकर थे, संवाददाता। ठीक है, बीबीसी हिंदी के पूर्व संवाददाता, पूर्व एंकर थे। ठीक है दोस्तों, तो इनको दोस्तों दिया गया है मार्क टैली को 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, ये मुंबई प्रेस क्लब हर साल देती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2021 का दिया नहीं गया है, 2020 में किसे दिया गया है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए। ठीक है,
पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार, भारतीय पत्रकारिता में अच्छी गुणवत्ता रिपोर्टिंग और विश्लेषण, न्यायपूर्ण व्यवहार और उचित नैतिक मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 2020 में किसे दिया गया है, तो ये विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए विजेता निम्नलिखित हैं। द ट्रिब्यूनल की रचना, द ट्रिब्यूनल की मतलब ट्रिब्यूनल एक कोई है जिसकी जर्नलिस्ट हैं रचना खैरा को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित एक इंक पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लेंगे, 2020 में है, अभी 2021 का अभी दिया नहीं गया किसी को, तो 2021 का हम अभी बता नहीं पाएंगे। जिसको दिया जाता है, जैसे ही दिया जाता है उसको हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। जब एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन है आपका है वजन, द्रव्यमान, गति और आकार। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, जब आप किसी भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, जैसे आप इस पर कोई बल लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें अब असंतुलित बल लगा रहे हैं, मतलब कभी ज़्यादा लगा रहे हैं, कभी कम लगा रहे हैं। तो अब सिंपल समझने का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें असंतुलित बल लगा रहे हैं कि मतलब कभी ज़्यादा हो जा रहा है बल, कभी कम हो जा रहा है। ठीक है, कोई फिक्स बल नहीं है इतने का। तो आप इसमें आपका जो परिवर्तन होगा वो क्या परिवर्तन होगा, तो यही पूछ रहा है दोस्तों। तब जैसे ये पिंड है, तो पिंड का तो द्रव्यमान जो है वो रहेगा ही। ठीक है, वजन इसका जो है वो भी रहेगा, मतलब पिंड अगर 5 किलो का है तो अगर आप धक्का देंगे तो 6 किलो का नहीं हो जाएगा, चाहे 4 किलो का नहीं हो जाएगा। ठीक है, और वज़न जो है तो आपका दोस्तों वही है, वज़न द्रव्यमान, वज़न में गुरुत्वाकर्षण जुड़ जाता है। ठीक है, W वेट बराबर हो जाता है आपका mg। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पे आकार, अब जैसे ही इसका आकार इतना बड़ा है तो आप इसको धक्का देंगे तो आकार तो परिवर्तित होगा नहीं। ठीक है, और अब फिर दोस्तों इसमें ऑप्शन यही सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, गति। मतलब जैसे आप किसी भी पिंड को असंतुलित बल दे रहे हैं तो उसकी गति में बार बार परिवर्तन होता रहेगा, निरंतर परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये साइंस का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहना भूल जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको शेयर ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है दोस्त। ठीक है, ये ऑप्शन आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा लवण है। अब दोस्तों ये जितने भी लवण ऑप्शन में दिए गए हैं सब लवण हैं, और ये जाहिर सी बात है, लवण है तो ये क्षार का जलीय घोल देंगे। ठीक है, क्षार का जलीय घोल देंगे, लेकिन इसमें से एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो कौन सा है उसी को बताना है आपको। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप वो है ऑप्शन आपका सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दोस्तों जब इसको जल में आप घोलेंगे, ठीक है, जल में घोलेंगे तो इसका जो पीएच मान है, अब जो ये लवण है कि मतलब ये क्षार है कि अम्ल है, ये पीएच मान से ही डिसाइड होगा। ठीक है, तो अगर 7 से कम आता है तो आपका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, और 7 के बराबर रहेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 से कम पूछ रहा है तो मतलब ये एसिडिक पूछ रहा है, मतलब ये जो घोल बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा, इसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड आपका ऑप्शन सही है। और ये दोस्तों जब इसको जल में घोलेंगे तो 7 से कम पीएच देगा, 7 से कम पीएच देगा, और ये एक एसिड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और आप ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं, जब इसमें 10H2O जुड़ जाएगा, 10H2O जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका धावन
सोडा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, डायरेक्ट पूछ लेगा, और मतलब क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन सा धावन सोडा का सूत्र है, आपको नाम भी दे सकता है और फार्मूला भी दे सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये सोडियम क्लोराइड NaCl है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम नमक भी बोलते हैं, नमक। अमोनियम क्लोराइड आप जानते ही हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये दोस्तों क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको खाने का सोडा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसका फार्मूला भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि खाने का सोडा कौन सा है, आपको ऑप्शन देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख के देगा या फिर फार्मूला लिख के देगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा 22 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 कूलाम के आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों आप साइंस अच्छे से पढ़े होंगे और आपको अब तक तो अच्छे से पढ़ भी लेना चाहिए हैं। और कहें कि एग्ज़ाम डेट कभी फिक्स हो सकता है ग्रुप डी का, और अगर आप इस समय भी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे भी काफ़ी डिले हो गया है और एग्ज़ाम डेट अभी कैंपेन चला था, तो कभी भी फिक्स हो सकता है एग्ज़ाम डेट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको मतलब अब अगर अब आप अच्छे से नहीं पढ़ें तो समझ लीजिए आप ही की गलती है, आप किसी भी जिम्मेदारी इसकी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अगर आपको इसका फार्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। W=QV आपका कार्य जो होता है आवेश और विभवांतर या वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डायरेक्ट बस गुणा ही करना है। 18 वोल्ट है और गुणे आवेश, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कार्य। तो 18 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 72। अब कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है दोस्तों, तो ये 72 जूल आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको फार्मूला याद रहना चाहिए दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको एक ही घंटा मिलता है, 1-1.5 घंटा मिलता है, उसी में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही 2 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है देहरादून, कोडाईकनाल, दार्जिलिंग और ऊटी। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोडाईकनाल। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? कोडाईकनाल दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु के पलानी हिल्स में 2100 मीटर की एक पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये वही है, पलानी हिल्स पे एक पहाड़ी है 2100 मीटर पे, मतलब 2100 मीटर ऊंची पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ऊंची पहाड़ी है जिसको कोडाईकनाल कहते हैं, और इसी को दोस्तों हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है। हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं देहरादून क्या है। तो ये देहरादून क्या है दोस्तों? तो उत्तराखंड की राजधानी है। ये ऑप्शन नंबर बी आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और देहरादून आपकी राजधानी है उत्तराखंड की। दार्जिलिंग क्या है दोस्तों? तो ये दार्जिलिंग दोस्तों हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है दोस्तों। ठीक है, जिसे विश्व धरोहर स्थल में भी, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ठीक है, यूनेस्को की
विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब ये दार्जिलिंग है क्या? तो ये दोस्तों दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। पश्चिम बंगाल की सीमा जब दोस्तों अगर आप देखे होंगे तो जब यहाँ सिक्किम के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं ये पश्चिम बंगाल में उसी के आसपास ही आता है। ठीक है दोस्तों। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा। ये तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऊटी। तो ऊटी है दोस्तों। तो ऊटी को क्या बोलते हैं? हिल स्टेशनों की रानी बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हिल स्टेशनों की रानी। ठीक है दोस्तों। ये ऊटी को हिल स्टेशनों की रानी बोलते हैं, कोडाईकनाल को राजकुमारी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होइएगा। हिल स्टेशनों की राजकुमारी पूछेगा आपसे तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में पड़ता है, पलानी हिल्स पे है। ठीक है दोस्तों। जो पलानी हिल्स पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी घाट में आप ये क्या बोलते हैं दोस्तों, जियोग्राफी का टॉपिक है। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है पलानी हिल्स और पलानी हिल्स पे कोडाईकनाल है जिसको हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पर, आप इस बात पे जरूर से ध्यान दीजिएगा। राजकुमारी है कोडाईकनाल हिल स्टेशनों की राजकुमारी, और ऊटी ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं हिल स्टेशनों की रानी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रानी बोलते हैं इसको, हिल स्टेशनों की रानी बोलते हैं। ठीक है। और कोडाईकनाल को राजकुमारी बोलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। उस पुरस्कार की पहचान कीजिए जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमता, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस और वृद्धि के लिए मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन आपका है कृषि पुरस्कार, श्रम पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। तो ये श्रमिकों के बारे में पूछ रहा था दोस्तों, जो उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमता, उत्पादकता के क्षेत्र में असाधारण साहस और वृद्धि तत्परता के लिए मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका श्रम पुरस्कार से श्रमिकों से संबंधित है तो उनको जाहिर सी बात है श्रम पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अब यह ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये देख लेते हैं पद्म पुरस्कार क्या है। ठीक है। तो पद्म पुरस्कार भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च नागरिक भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो तो भारत रत्न है, लेकिन ये पद्म पुरस्कार भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है दोस्तों। ठीक है। और ये पद्म पुरस्कार ये दोस्तों सामाजिक कार्य, विज्ञान और संस्कृति, व्यापार एवं उद्योग सहित शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है। और पद्म पुरस्कार में दोस्तों 3 पुरस्कार आते हैं, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पद्म विभूषण। ठीक है। पद्म विभूषण। दूसरा है पद्म भूषण। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है। तो ये पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है। और ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, पुरस्कारों में से एक है। ठीक है दोस्तों। और द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है दोस्तों? ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है दोस्तों, खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है ठीक है दोस्तों,
जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है, जिनकी वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन सफलता हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, ये उनको दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका हो गया ऐसे कोच, जैसे आप मतलब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे क्रिकेट के हो गए, क्रिकेट के ऐसे कोच हो गए, चाहे हिमा दास के कोच हो गए होंगे, जो हिमा दास थी धावक, हिमा दास, इनके कोच हो गए। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब जैसे अगर पुरस्कार कोई जीत के लेके आया है, तो इनके खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई पुरस्कार या गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल जीत के आया है, तो ये इनके कोचों को, मतलब जैसे हिमा दास के कोच को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोशिश करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है? तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, पीएमओ, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है, और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन या निचला सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, निचला सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा को दोस्तों। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय, जब आप जानते ही हैं, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूप में मौजूद होता है? ठीक है दोस्तों, मतलब कौन सा ठोस ऐसा है जो तरल और गैसीय रूप में उपस्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों कोई पर्टिकुलर ठोस का नाम नहीं पूछा है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है उपधातु, अक्रिय तत्व, अधातु और धातु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है अधातु। अधातु दोस्तों, अधातु आपका ठोस में भी हो सकता है, तरल में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अधातु में कौन से तत्व आपको आएंगे उसको देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, धातु ठोस, तरल और गैस रूप में हो सकते हैं। जैसे ठोस में आपका जैसे धातु कौन सा है? ठोस में है धातु, ठोस में धातु कौन सा है दोस्तों? तो ये है कार्बन। कार्बन आपका ठोस में है। सल्फर है, और कौन है दोस्तों? फास्फोरस। ये दोस्तों अधातु हैं सब। ठीक है, अधातु हैं, और ये कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ये आपको ठोस में मिलेंगे। जैसे कार्बन का क्या है, कार्बन कैसे आएगा? तो जैसे आप हीरा को ही ले लीजिए, कार्बन का क्या है? ये अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप है ये हीरा। ठीक है, और सल्फर आप जानते ही हैं दोस्तों, अभी बताया मैंने, जो ठोस में सल्फर बताया था, ये अधातु है लेकिन ठोस है। और सल्फर की गोली आपने सुनी होगी दोस्तों, जो खेतों में पड़ता है। ठीक है, और एक है फास्फोरस, ये भी ठोस है दोस्तों, अधातु है। ठीक है, अधातु है और ठोस है फास्फोरस। आप लाल फास्फोरस सुने होंगे, जो माचिस की तीली रहती है, माचिस की तिल्ली, ये दोस्तों उस पर लगा रहता है फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ठीक है, ये भी ठोस है। ठीक है, और तरल में आ जाते हैं दोस्तों हम लोग। अधातु कौन सा तरल है? तो तरल में आपका आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन धातु अधातु आपकी तरल है। और गैस में धातु तो आपको बहुत मिल जाएंगे दोस्तों, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोस्तों अधातु हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन से उम्मीद रखता हूँ अच्छा नॉलेज मिला होगा। ठीक है, और उपधातु, जैसे अब उपधातु दोस्तों किसे बोलते हैं? तो जो सेकेंड ग्रुप का है दोस्तों, सेकेंड ग्रुप है
उसको उपधातु बोलते हैं। अक्रिय गैस कौन है दोस्तों? तो 18 ग्रुप का कौन है दोस्तों? उत्कृष्ट गैस है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब दोस्तों अक्रिय गैस हैं। ठीक है। और धातु जो है आपका पहले 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 ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो धातु हैं। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट विषय में चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कितने तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन भाषा से लिया गया है? ठीक है, किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन भाषा से लिया गया है? तो ये ऑप्शन है आपका क्लोरीन, कार्बन, लौह, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको कंफ्यूज किया है। यहाँ पे लौह लिखा है। लौह मतलब आप ज़्यादा मतलब अच्छे लोगों का यहाँ पे आपका ध्यान जाएगा नहीं। लौह क्या है? तो इसको आयरन बोलते हैं दोस्तों। ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख दिया है लौह। ठीक है, क्लोरीन, कार्बन, एल्युमिनियम आप तो समझ रहे हैं कि हाँ इसे, और आप ऑप्शन भी इन्हीं तीनों में से खोजेंगे, लौह को लगाएंगे नहीं ऑप्शन, जबकि ऑप्शन आपका सही होगा लौह मतलब आयरन दोस्तों जो है ये दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक निकाल सकता है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका पतंगा, सूंस, शार्क, हाथी। तो यहाँ पे दोस्तों जो जो सूंस है एक प्रकार की मछली है दोस्तों। ठीक है, ये पराध्वनिक मतलब अल्ट्रासाउंड निकाल सकती है। ठीक है दोस्तों, पराध्वनिक क्या होता है दोस्तों? तो 20 किलोहर्ट्ज़ से आवृत्ति के जितने भी आवाज़ हैं दोस्तों, ठीक है, ये पराध्वनिक में आते हैं। ठीक है, और सूंस के अतिरिक्त कुछ जानवर हैं, जैसे चमगादड़ है दोस्तों, चमगादड़, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन और चूहे, ये तीनों भी दोस्तों पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पतंगा, शार्क, हाथी ये सब कोई ध्वनि नहीं निकालते हैं, मतलब ये नॉर्मल ध्वनि निकालते हैं मनुष्य वाली, जिसको बोलते हैं, जिसको ध्वनिक। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश की विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है? ठीक है दोस्तों, किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है? तटरेखा मतलब जैसे दोस्तों समुद्री रेखा, समुद्री मतलब तटरेखा वो होती है दोस्तों जो मतलब समुद्र से लगी हुई हैं, जो समुद्र तट से लगी रहती हैं, उनको तटरेखा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा है। ठीक है, कुछ दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी लगाएंगे, कुछ लोग नॉर्वे भी लगा सकते हैं, कुछ लोग इंडोनेशिया भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कनाडा रूस के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ठीक है, और जिसकी थोड़ी बहुत सीमा दोस्तों अमेरिका से लगती है, और बाकी सारी सीमाएं जो हैं दोस्तों वो समुद्र में ही हैं, समुद्र से ही लगती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा समुद्र है यहाँ पे? प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी सीमाएं इसकी कनाडा की समुद्र से ही लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी जो क्षेत्रफल है कम है, इसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। इंडोनेशिया भी द्वीपीय देश है, नॉर्वे भी है दोस्तों जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन कनाडा के मुकाबले कम ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है आपका कनाडा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है इंग्लैंड फ्रांस, इंग्लैंड इटली, इंग्लैंड जर्मनी, और जर्मनी और फ्रांस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। अब यहाँ पे दोस्तों ये पांच
5 राजा के कार्यकाल तक लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 5 राजा के कार्यकाल तक लड़ा गया था दोस्तों। अब ये कौन कौन से थे दोस्तों, उसको जान लेते हैं। जो ब्रिटेन की तरफ से थे दोस्तों। कौन थे ब्रिटेन की तरफ से? एडवर्ड तृतीय से हेनरी पंचम तक। ये दोस्तों, ये तो इंग्लैंड की तरफ से थे। और फ्रांस की तरफ से कौन था दोस्तों? तो फ्रांसीसी राजा थे फिलिप 4। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, हिस्ट्री में ये लोग काफ़ी चर्चित हैं। फिलिप 4 से लेके चार्ल्स 7 तक। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स 7 तक, मतलब फ्रांस की तरफ से फिलिप 6 से चार्ल्स 7 तक ये युद्ध लड़ा गया था। और इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों एडवर्ड तृतीय से हेनरी पंचम तक ये 100 साल का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, जो इतिहास में दोस्तों प्रसिद्ध है। 100 साल के युद्ध के नाम से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पौधों में लचीलापन डैश किस ऊतक के कारण होता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है जाइलम, पोषवाहक, दृढ़ोतक या स्क्लेरेंकाइमा, और चौथा ऑप्शन है श्लेष्मोतक या कोलोनकाइमा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जाइलम क्या है? तो जाइलम है दोस्तों पौधों के जड़ों से जल को पत्तियों तक ले जाया जाता है। तो किसके माध्यम से ले जाया जाता है दोस्तों? ये जाइलम द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए कि जो जल है, जो पृथ्वी से जल पौधों में पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो ये दोस्तों जाइलम के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अब पोषवाहक क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे फ्लोएम है। फ्लोएम मतलब पत्तियाँ जो भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो ये फ्लोएम के माध्यम से वो अपने भोजन को पृथ्वी मतलब जड़ों तक लेके जाती हैं दोस्तों। ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, और ये दृढ़ोतक क्या है? तो ये इसके माध्यम से दोस्तों इस स्क्लेरेंकाइमा, इसके माध्यम से दोस्तों ये पौधों में दोस्तों जटिलता आती है। जटिलता, ठीक है, मतलब पौधों में जटिलता आती है। ये पौधे मोटे होते हैं और ठीक है दोस्तों, पौधे मोटे होते हैं और जैसे इनका वो आपने देखा होगा, जो पेड़ होता है पूरा मोटा रहता है, फिर इसकी जो पत्तियां रहती है वो बिल्कुल पत्ती मतलब एकदम नरम रहती हैं, उनको किसी तरह से मोड़ा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो पत्तियों को जब मोड़ा कैसे जाता है? तो वो है दोस्तों कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, पौधों में कोलेनकाइमा होता है, तो इनमें कोलेनकाइमा के कारण इसमें लचीला होता है। आप देखे होंगे दोस्तों, जैसे कोई भी पेड़ जब अभी नया रहता है तो उसको आप किसी भी तरह मोड़ दे तो मतलब टूटता नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर वो ज़्यादा मोटा हो जाए तो आपका हो जाएगा, आप उसको किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे क्या है? आम तौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता होती है। तो यहाँ पे है 2 1 0 4 3 2 1 2 3 और 0 1 2। तो दोस्तों धन विद्युतीय तत्व क्या है? धन विद्युतीय तत्व हैं दोस्तों वे तत्व जो अपनी स्थिरता प्राप्त करने के लिए ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। ठीक है दोस्तों, तभी वो स्टेबल होंगे। मतलब जिससे कोई भी तत्व स्टेबल
मतलब धन विरोधी तत्व ये तत्व हैं जो मतलब स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, वो धन विरोधी तत्व कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपने एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे NaCl है, ठीक है, तो Na सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो दोस्तों 11 है, तो इसका 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और क्लोरीन का दोस्तों 17 है, तो इसका होगा 2 8 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है दोस्तों ये स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और क्लोरीन है ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन त्याग के पॉजिटिव धन चार्ज हो जाएगा, और ये जो क्लोरीन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, और ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या है एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है। अब दोस्तों ध्यान दिखा होगा कि जैसे नीम का पेड़ है, उस पर कहीं से एक अलग पेड़ जैसे कि पीपल का पेड़ या कोई और पेड़ उग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं वानस्पतिक जनन। ठीक है, और विखंडन क्या है दोस्तों, विखंडन है मतलब एक ही पेड़ है और वो विखंडित होकर कई पेड़ मतलब 2 या 2 से अधिक पेड़ अपने ही जैसे 2 या 2 से अधिक पेड़ उसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा सब सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब 17 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जीके और जीएस का। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में पूछें। धन्यवाद।